द डिबेट में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम महत्वपूर्ण विषयों के अलग अलग पहलुओं और दृष्टिकोणों का बौद्धिक विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। और आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और जमीनी हकीकत से जुड़ा है। हाँ, और शुरुआत में ही मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि हमारा आज का ये पूरा बेहद विस्तृत विश्लेषण वेबफिट न्यूज़ द्वारा किया गया है। सही कहा। वेबफिट न्यूज़ की इस बेहतरीन रिपोर्ट के आधार पर हम आज बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, जो एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। दशकों से ये कहा जाता है ना कि बिहार में लोग वोट नहीं अपनी जाति को वोट देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक पार्टी बिहार की इस सबसे बड़ी राजनीतिक मजबूरी को ही अपना हथियार बना ले? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। सालों तक जो राजनीति नीतीश कुमार और गठबंधन की बैसाखियों के इर्द गिर्द घूमती थी, बिल्कुल, वो अब एक नया और कह सकते हैं कि आक्रामक आकार ले रही है। तो हमारा मुख्य प्रश्न आज ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्राट चौधरी को आगे करके जो सीधा नियंत्रण लेने की रणनीति है, क्या वो बिहार के लिए सुशासन और रोजगार का वास्तविक बदलाव लाएगी, या फिर ये महज 2029 के चुनावों को साधने का एक सुविचारित सत्ता का खेल है? और देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह बिहार के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और संरचनात्मक बदलाव है। अच्छा? हाँ, मैं मानती हूँ कि यह राज्य को गठबंधन की लंबी, थकाऊ और ब्लैकमेल करने वाली मजबूरियों से बाहर निकालकर एक सीधा नेतृत्व देगा, जिससे स्थिरता आएगी और हमारे बिहारी युवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। खैर, मैं इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। आप जैसे बिहार के विकास का एक नया सवेरा बता रही हैं। जमीनी हकीकत में वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड पावर मूव है। मतलब ये बदलाव सतह पर जितना क्रांतिकारी लग रहा है ना, हाँ? असल में इसका सुशासन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीति को साधने की चाल है। 2029 के आम चुनावों से पहले उत्तर भारत में अपना किला सुरक्षित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों पर जो दशकों पुरानी निर्भरता है, उसे जड़ से खत्म करने के लिए। लेकिन बस एक सेकंड, बिहार की जो पुरानी और बेहद जटिल जातिगत खाइयां हैं, ये नई रणनीति भी अंततः उन्हीं में उलझ कर रह जाएगी, न कि कोई नई निवेश या रोजगार की नई लहर पैदा करेगी। देखिए, आपकी इस बात में एक बहुत बड़ी खामी है। आप आज के बिहार को 1990 के दशक के चश्मे से देख रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि बिहार के लोग, विशेषकर हमारे युवा, जो आज दिल्ली, पुणे या बैंगलोर में बैठकर अपनी मेहनत से उन राज्यों की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, वे अब केवल राजनीतिक फेरबदल से प्रभावित नहीं होते। हाँ, वो तो है। उन्होंने दशकों तक गठबंधनों को बनते और बिगड़ते देखा है। एक ही रात में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जैसे पलायन और बेरोजगारी वहीं की वहीं रहती है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि पलायन एक बड़ी समस्या है ना? ऐसे में भाजपा का इस गठबंधन के साए से बाहर निकलकर सीधा नेतृत्व संभालने का प्रयास, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत और सीधे नेतृत्व के साथ आती है, तो जवाबदेही तय होती है। आप किसी सहयोगी पार्टी पर विफलता का ठीकरा नहीं फोड़ सकते। बुनियादी ढांचे को सुधारने, लैंड एक्विजिशन को आसान बनाने के लिए आपको एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, जो सहयोगियों की राजनीतिक ब्लैकमेलिंग से पूरी तरह मुक्त हो। जरा रुकिए, आप जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रही हैं। आपकी ये पूर्ण बहुमत और जवाबदेही वाली बात सुनने में एक बहुत अच्छे चुनाव घोषणा पत्र जैसी लगती है। लेकिन ये जरूरी है ना? माफ कीजिए, लेकिन मैं इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानता। आप इसे एक विकासवादी क्रांति के रूप में पेश कर रही हैं, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि भाजपा इस तथाकथित क्रांति को ला कैसे रही है? कैसे ला रही? स्रोत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि ये पूरी तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग का खेल है। सुशासन और रोजगार के जो वादे किए जा रहे हैं, वे केवल पॉलिटिकल मैसेजिंग बनकर रह जाने का खतरा है। मैं नहीं मानती कि ये सिर्फ मैसेजिंग है। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही नया नेतृत्व स्थापित होने की कोशिश करेगा, उसे आरजेडी और कांग्रेस जैसे कड़े विपक्ष के नैरेटिव का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष कोई मूक दर्शक तो है नहीं, वो तो राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, और वे फिर से उसी जाति आधारित लामबंदी में उलझ जाएंगे। और बिहार का इतिहास गवाह है,
जब राजनीतिक अस्तित्व खतरे में होता है ना, जब आपको हर दिन अपनी कुर्सी बचानी होती है, तो सुशासन और औद्योगिकरण हमेशा पीछे छूट जाते हैं। आप जिन युवाओं की बात कर रही हैं, वे इसी शोर शराबे के बीच पिस कर रह जाएंगे। लेकिन अगर हम इस नेतृत्व परिवर्तन की मंशा पर गहराई से बात करें, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। निराशावादी नहीं, यथार्थवादी। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सत्ता पर नियंत्रण के लिए है, न कि विकास के लिए। मेरा सवाल ये है कि सत्ता पर नियंत्रण के बिना आप विकास ला कैसे सकते हैं? एक सहयोगी के रूप में आप केवल सुझाव दे सकते हैं, नीतियां नहीं बना सकते। मुझे बीच में टोकने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा है और ये सीधे आपकी इसी दलील को काटता है। अच्छा? भाजपा बिहार में दशकों से एक बहुत मजबूत सहयोगी रही है। वे कई बार सरकार का हिस्सा रहे हैं। वित्त मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक अहम मंत्रालय उनके पास रहे हैं। हाँ, पर गठबंधन में अगर उन्हें सच में सुशासन लाना था, बुनियादी ढांचे में बदलाव करना था, तो वे पहले भी कर सकते थे। उनके पास सत्ता थी। अचानक से आज उन्हें इस सीधे नियंत्रण की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? मैं बताती हूँ क्यों। ये केवल इसलिए है क्योंकि वे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बुने गए गठबंधन के जेंगा टावर को तोड़ना चाहते हैं। विकास तो बस एक आवरण है, असली मकसद अपनी राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार स्थापित करना है। मैं आपके इस तर्क से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। सत्ता में होना और सत्ता को निर्देशित करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप सालों तक एक गाड़ी के को पायलट रहे हैं, आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, सही है, और अब आप पायलट की सीट पर आना चाहते हैं, तो क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप अंततः गाड़ी की दिशा खुद तय करना चाहते हैं? खासकर तब जब पिछली दिशा से बिहार में रोजगार की समस्या हल नहीं हो रही थी। लेकिन गाड़ी तो वही है ना। पर पूर्ण नियंत्रण का अर्थ है पूर्ण जवाबदेही। जब गाड़ी आपके हाथ में होती है, तो आप गड्ढों का दोष किसी और को नहीं दे सकते। और इसी संदर्भ में मुझे ये उल्लेख करना चाहिए, वेबफिट न्यूज़ के इस विस्तृत विश्लेषण के अनुसार बिहार के लोगों के लिए, आम जनता के लिए असली मुद्दा राजनीतिक पार्टियां नहीं, बल्कि नौकरियां और स्थिरता हैं। बिल्कुल, आम जनता को नौकरियां ही चाहिए। वेबफिट न्यूज़ का डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बिहार की जनता ये समझ रही है कि एक को पायलट कभी भी पूरी तरह से राज्य की दिशा नहीं बदल सकता। उन्हें एक ऐसा पायलट चाहिए जो बिना किसी गठबंधन के दबाव के कड़े फैसले ले सके। देखिए, आपकी को पायलट और पायलट वाली बात सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन जरा इंजन की तरफ भी देख लीजिए। इंजन से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका इंजन ही पुरानी जातिगत व्यवस्थाओं और समीकरणों से बना है, तो सिर्फ पायलट बदलने से गाड़ी की गति नहीं बदल जाएगी। चलिए सीधे सम्राट चौधरी जी के चेहरे की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल, जिनके माध्यम से ये सारा बदलाव लाया जा रहा है। वेबफिट न्यूज़ के स्रोतों का ही हवाला देते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका उदय कोई संयोग नहीं है। वो एक रणनीतिक चुनाव है, मैं मानती हूँ। यह विशुद्ध रूप से उनकी जातिगत पहचान और बिहार के लव कुश समीकरणों को साधने का एक राजनीतिक निर्णय है। भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार के कोर कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाए बिना बिहार में सत्ता पाना असंभव है। ये विकास का मॉडल नहीं है, ये नंगी सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन राजनीति में समीकरण तो साधने ही पड़ते हैं। आप एक जातिगत नेता को आगे करके ये उम्मीद कर रही हैं कि बिहार की जनता इसे विकास का मसीहा मान लेगी, और इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या होगी? आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। वे अति पिछड़ा वर्ग और महादलितों के बीच जाकर ये नैरेटिव सेट करेंगे कि भाजपा केवल सत्ता हथियाना चाहती है। नतीजा यह होगा कि बिहार एक बार फिर से जातियों के टकराव का अखाड़ा बन जाएगा। आपका वो पायलट इसी टकराव को सुलझाने में अपना पूरा कार्यकाल निकाल देगा। मैं ये नहीं नकार रही कि बिहार में जाति एक कड़वी सच्चाई है और दलों को चुनाव जीतने के लिए उस हकीकत का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्या किसी नेता का अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि या जातिगत पहचान का प्रतिनिधित्व करना और साथ ही राज्य में सुशासन लाना, क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है? अक्सर ऐसा ही देखा गया है। क्या ये एक साथ संभव नहीं है? हम अक्सर बहुत ही बौद्धिक अहंकार के साथ ये मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष जातिगत समीकरण से आया है तो वो केवल उसी के लिए काम करेगा,
क्या हम बिहार के मतदाताओं की समझ को कम नहीं आंक रहे हैं? मैं मतदाताओं की समझ पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। पर आज का बिहारी युवा जब देश के अन्य हिस्सों में जाता है, वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। सम्राट चौधरी का चुनाव यकीनन रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक कड़क प्रशासक बनकर सुशासन देने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे आपकी इस जाति और विकास एक साथ चल सकते हैं वाली धारणा से बड़ी आपत्ति है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि सम्राट चौधरी या कोई और नेता व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं है। मैं सिस्टम की उस जटिलता और दलदल की बात कर रहा हूं जो उन्हें काम नहीं करने देगा। कैसे नहीं करने देगा? अगर बहुमत है तो? जब विपक्ष आपके खिलाफ उसी सामाजिक पहचान को हथियार बनाएगा, जब वे हर रोज एक नया जातिगत आरक्षण का मुद्दा उछालेंगे, तो आपको अपना अधिकांश समय और संसाधन अपना राजनीतिक आधार बचाने में लगाने होंगे। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री की राजनीतिक ऊर्जा रोजाना अपना अस्तित्व बचाने में खर्च होती है, तो उद्योगपतियों के साथ बैठकर निवेश लाने पर कौन ध्यान देगा? आप जिस स्थिरता की उम्मीद कर रही हैं, वो एक भ्रम है। सबसे पहला बलिदान गवर्नेंस का ही होता है। और ठीक यहीं मैं मानती हूं कि एक स्वतंत्र स्पष्ट बहुमत वाले नेतृत्व का महत्व सबसे ज्यादा है। अगर ये बदलाव सफल होता है तो जरा इसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचिए। अगर सफल होता है तो हाँ, ये केवल बिहार के चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। दशकों से बिहार ने जो राजनीतिक अस्थिरता देखी है कि हर 6 महीने में सरकार गिरने का डर, ये उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पूंजी और निवेश केवल वहीं आते हैं जहां राजनीतिक स्थिरता होती है। स्थिरता तो चाहिए। अगर एक पार्टी अपने खुद के दम पर बिना किसी गठबंधन के दबाव के सरकार चलाती है, तो वो निवेशकों को ये संदेश दे सकती है कि नीतियां बीच में नहीं बदलेंगी। बिहार के 13 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए ये दाव लगाना बहुत जरूरी है। यथास्थिति अब कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अगर यह सफल होता है, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक अगर है। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि यदि यह दाव विफल होता है तो क्या होगा? जोखिम तो हर बड़े फैसले में होता है। बिहार के लोग नेताओं की बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। अगर नए नेता ने जो वादे किए हैं वे जमीन पर नहीं उतरे, तो जनता की उम्मीदों की निराशा उग्र क्रोध में बदल जाएगी। विपक्ष को फिर से उभरने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा और बिहार एक बार फिर अस्थिरता के उसी भयानक दौर में चला जाएगा। मेरा सीधा सा तर्क यह है कि एक पूरे राज्य को 2029 के राष्ट्रीय समीकरणों के लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना देना बिहार की जनता के साथ अन्याय है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जोखिम है, लेकिन यथास्थिति बनाए रखना, यानी उसी पुरानी गठबंधन की राजनीति में फंसे रहना जहां फाइलें सिर्फ इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि 2 पार्टियों के बीच मनमुटाव हो गया है, वो बिहार के लिए कहीं अधिक घातक है। खैर, ये तो है। आज बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां उसे एक लंबी छलांग लगानी ही होगी। ये नया नेतृत्व कम से कम उस ठहराव को तो तोड़ रहा है। दिशा नई है या सिर्फ लिफाफा नया है और अंदर की चिट्ठी वही पुरानी है, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बिहार को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना जोखिम भरा है। सुशासन इसमें एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन वो मुख्य लक्ष्य कतई नहीं है। शेप में प्रस्तुत करूं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भाजपा द्वारा नेतृत्व में ये बदलाव महज राजनीति नहीं है। ये बिहार के विकास और एक स्थिर नेतृत्व के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। ये गठबंधन की जंजीरों को तोड़ने और राज्य को एक नई आर्थिक दिशा देने का बेहद गंभीर प्रयास है। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरा निष्कर्ष यही है कि ये कदम राष्ट्रीय हितों से प्रेरित एक बेहद जटिल और जोखिम भरा राजनीतिक प्रयोग है। असल में ये उसी जातिगत ढांचे का इस्तेमाल करके सत्ता हथियाने का एक नया तरीका है। लेकिन इन तमाम असहमतियों के बावजूद एक बिंदु जिस पर हम दोनों पूरी तरह से सहमत हैं, वो ये है कि बिहार की जनता अब खोखले राजनीतिक बदलावों से प्रभावित नहीं होती। बिल्कुल 100% सही बात है। वे जमीनी परिणाम देखना चाहते हैं। नौकरियां, शिक्षा, नए उद्योग, यही किसी भी नई सरकार की सफलता का पैमाना है। हाँ, बिहार के लोग बहुत स्पष्ट हैं। उन्हें नारे नहीं, नतीजे चाहिए। आने वाला समय ही ये साबित करेगा कि ये बदलाव बिहार के इतिहास का नया अध्याय है या सिर्फ एक और पन्ना।
अंतिम फैसला हम नहीं, मतदाता करेंगे। और हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि ये पूरा गहन विश्लेषण वेबफिट न्यूज द्वारा किया गया है। वेबफिट न्यूज जल्द ही इस पर एक पूर्ण रिपोर्ट लेकर आ रहा है कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। बिल्कुल, वेबफिट न्यूज की इस बेहतरीन कवरेज के साथ जुड़े रहें। और मैं ये भी कहूंगा कि श्रोताओं को भी इस विषय पर खुद विचार करना चाहिए। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा था, बिहार की राजनीति की वो पुरानी धुरी अब डरक रही है। पुरानी गाड़ी में एक नया इंजन लगाने की कोशिश हो रही है। क्या ये नया इंजन बिहार के युवाओं को विकास की उस मंजिल तक पहुंचा पाएगा? ये सवाल हम आपको सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। द डिबेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।